हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 24 और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 3। तो आज की हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, अभी जो इसके पहले हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें कैसा स्फीयर था, कंडक्टिंग था। मिस हम उसमें एक जगह चार्ज देते थे तो क्या हो जाता था, पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ठीक है, और उसमें आपका जो चार्ज था वो सरफेस पर आ जाता था क्योंकि चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता था, और जो कंडक्टिंग स्फीयर था वो उसको अलाउ करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट यहाँ पर जो स्फीयर है वो कैसा है, इंसुलेटिंग स्फीयर है। इंसुलेटिंग, जो चार्ज को अलाउ नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप चार्ज एक जगह दोगे तो वहीं पर रहता है। ठीक है, वो रिपेल एक दूसरे को जरूर करेगा, पर ये जो स्फीयर है वो इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग होने के कारण क्या होता है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बादल हैं, आ रहे हैं और आपस में क्या हुई, इनकी टक्कर हुई और एक दूसरे से वो निकल के चले गए, दोनों के जो फ्रिक्शन होगा तो जो चार्ज रहेगा वो पूरे बादल में भर जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसा हुआ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये पूरा का पूरा चार्ज उस पूरे स्फीयर में है, ठीक है, ना कि उसके सरफेस पर है। क्लियर है, पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कंसिडर कर लेते हैं इसकी जो रेडियस है, ठीक है, थोड़े से चार्ज यहाँ कम कर देता हूँ। इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। अब ये जो इंसुलेटिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर अगर होता तो ये चार्ज पूरा यहाँ पर चला जाता, ठीक है, पर ये इंसुलेटिंग होने के कारण पूरा चार्ज इसके वॉल्यूम में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इसके कारण चार्ज है तो जरूर इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके कारण हमें आउटसाइड, इसके बाहर, इसके सरफेस पर और इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस आउटसाइड, एक आउटसाइड पॉइंट P ले लिया है। ठीक है, ये इससे कितने डिस्टेंस पर है, तो इसकी रेडियस हम ले लेते हैं यहाँ पर कैपिटल R, और ये इससे कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। क्लियर है, यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही हमारी गॉस थ्योरम के स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या था, एक गाउसियन सरफेस हम कंसिडर करते हैं। ये गाउसियन सरफेस कंसिडर किया है, कैसा है, एक स्फीयर के फॉर्म में है, एक सेल के फॉर्म में है, मतलब कि एक फुटबॉल, बाहर से कवर है, अंदर खोखला है, और यहाँ पर अंदर जो है हमारा सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर रखा हुआ है। क्लियर है, तो फर्स्ट इस पे जो स्टेप थी हमने क्या कंसिडर कर लिया, गाउसियन सरफेस। सेकंड क्या हो जाएगा कि आपका इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकंड स्टेप में। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds cos थीटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, जैसा कि पिछले केस में हमने देखा था, ds cos थीटा की वैल्यू देखो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पूरा इस पे चार्ज है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और एंगल कितना हो जाएगा, तो आपका जो ये एरिया है, छोटा सा एरिया ds, तो इसके परपेंडिकुलर, तो आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर है, जो कि हर एक स्फीयर के केस में होता है, जहां पर भी हम गाउसियन सरफेस एक स्फीयर लेते हैं वहां पर थीटा 0 ही रहता है। ओके, तो फाई E इक्वल्स टू E डॉट सरफेस इंटीग्रेशन ds cos 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू ds। ये छोटा सा एरिया था, पर इंटीग्रेशन आ गई तो पूरे स्फीयर का एरिया, ठीक है, पूरे स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, ये कोई सर्कल नहीं है, ठीक है, ये स्फीयर है, मींस इसके चारों ओर से ऐसा कवर बना हुआ है, तो इसका जो एरिया होता है कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा फ्लक्स आ जाता है। अब टोटल चार्ज इनसाइड द, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टोटल चार्ज
इनसाइड द गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो हमने कंसिडर कर लिया है कि टोटल चार्ज कितना है, Q है। ओके, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q ले लीजिए, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम लिखते हैं। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फ्लक्स की जो वैल्यू होती है 1/एप्सिलॉन और टाइम्स होती है टोटल चार्ज के। ओके, तो फ्लक्स की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, E × 4πr² इक्वल्स टू 1/ε0 × Q। Q चार्ज की वैल्यू है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, 1/4πε0 Q/r², न्यूटन पर कूलम, जो कि पिछले इसमें भी था, सेम है। ठीक है, सेल के लिए वही था, गाउसियन सरफेस के अंदर ही चार्ज था और इसमें भी गाउसियन सरफेस के अंदर ही चार्ज है, तो आपका वही का वही रहेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब सेकेंड, ऑन द सरफेस। ओके, तो सेकेंड हम केस लेते हैं ऑन सरफेस। तो सरफेस के लिए देखिए डायग्राम कैसा हो जाएगा, आपका जो पॉइंट P मीन्स हमें बाहर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो पॉइंट P खिसक कर यहां पर आ जाएगा सेकेंड इसमें, क्योंकि हमें सरफेस पर निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए जो R पहले इतना बड़ा था वो कम होकर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू रहेगी, ये अब R जो था स्मॉल r, ये कम होकर ये पॉइंट P यहाँ पर आ जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये केस इस टाइप से हो जाएगा, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, फुली चार्ज्ड है और आपका पॉइंट P यहाँ सरफेस पर आ गया है। तो डिफरेंस क्या आएगा, वही का वही सब कुछ रहेगा, R की प्लेस पर क्या आ जाएगा, कैपिटल R। जो R इतना बड़ा था वो यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट P यहाँ पे आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेकेंड केस में। अब थर्ड केस जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और अलग भी है। ठीक है, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर। इसके लिए हम अलग से डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारा सॉलिड स्फीयर इंसुलेटिंग और ये फुली चार्ज्ड है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है इसमें कुछ। ओके, अब जो पॉइंट P है वो इसके अंदर आ गया है, ये यहां पर आ गया है। क्लियर है, अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हम बाहर निकाल चुके हैं, सरफेस पर निकाल चुके हैं, अब इस पॉइंट P पर निकालना है। तो वही हमारे स्टेप्स, पहले हम एक गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे जो कि पॉइंट P से पास होता है। तो ये हमने गाउसियन सरफेस ले लिया। ठीक है, और इस गाउसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, तो इस गाउसियन सरफेस की रेडियस जो है वो स्मॉल r है। क्लियर है, तो हमने एक गाउसियन सरफेस कंसिडर किया जिसकी रेडियस स्मॉल r है। अब इस गाउसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हम हर बार करते आ रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा जो गाउसियन सरफेस से पास हो रहा है, तो इंटीग्रेशन E.ds cos थीटा। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि जहाँ पर भी हम स्फेरिकल लेते हैं वहाँ पर थीटा 0 हो ही जाता है। इसको हम बहुत अच्छे से पहले भी समझ चुके हैं। तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन E.ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इंटू सरफेस इंटीग्रेशन। तो स्फीयर है उसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना एरिया बनेगा, तो 4πr²। ठीक है, ये r का हमें ध्यान रखना है, ये r हमारा इतना सा r है। ठीक है, तो स्फीयर भी इतना सा है, यहाँ पर r इतना बड़ा था तो इतना बड़ा हमारा क्या बन रहा था, सरफेस एरिया बन रहा था। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या आ गया है,
फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। अब टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, नेक्स्ट स्टेप टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। तो अगर पूरे इस पर अगर हम चार्ज निकालें, ठीक है, पूरे आपके सरफेस पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लगती है, ठीक है। कंसिडर कर लो टोटल चार्ज इस पर कितना है, टोटल चार्ज है Q पूरे स्फीयर पर, ये अभी हमने लिया था पूरे स्फीयर पर कितना है टोटल चार्ज Q, और इसका वॉल्यूम क्या है V, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जिसे हम रो कहते हैं। क्लियर है। तो ये रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो अगर ये रो आ गया है तो हम इसके अंदर का भी चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे, तो टोटल चार्ज Q, स्मॉल q से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल Q क्या है, पूरे स्फीयर का चार्ज है, ठीक है, और स्मॉल q क्या है, ये छोटा सा जो स्फीयर है इसका चार्ज है। तो स्मॉल q क्या हो जाएगा, जो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है जिसे हम क्या कहते हैं रो, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, किसके वॉल्यूम से, जिसका हमें निकालना है चार्ज, तो इस वॉल्यूम से हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V कितना हो जाएगा, V वॉल्यूम जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो, ये टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। टोटल चार्ज ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी। कैसे निकाला हमने पहले स्फीयर का, पूरे स्फीयर में से यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज निकाल लिया कि एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, फिर हमें इतने वॉल्यूम के लिए निकालना था, तो यूनिट वॉल्यूम का इतने वॉल्यूम में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने वॉल्यूम के लिए चार्ज आ गया। क्लियर है। अगर छोटे से वॉल्यूम के लिए अगर आप वैल्यू पता है तो आप क्या करोगे, बड़े वॉल्यूम को इसमें से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका इस वॉल्यूम के लिए चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो V इंटू रो, ठीक है, रो क्या है यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास फ्लक्स आ गया, चार्ज आ गया, अब हम गॉस थ्योरम लिखेंगे यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, फ्लक्स की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है, E इंटू 4πr² इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू चार्ज की वैल्यू क्या है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ओके, तो r² से ये पावर कैंसिल हो जाती है, एक r बचेगा, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 4/3 पाई r रो। 4π से 4π भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, E इक्वल्स टू r रो डिवाइडेड बाय 3ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है कहाँ पर, अंदर। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्फीयर के अंदर। और अगर R की वैल्यू 0 पुट कर दें तो E भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्फीयर के अंदर बात करें, अगर R की वैल्यू 0 हो जाए, ये कम होते होते यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। पर जैसे जैसे R बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर डिस्टेंस, कहाँ तक, ये स्फीयर तक, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट P सरफेस पर आ जाएगा, तो आपका ये पॉइंट काम करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आपका ये वाला केस काम आ जाएगा। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं E एंड R के बीच में।
तो इधर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ले लेते हैं डिस्टेंस। ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ये इसकी कैपिटल आर रेडियस है। ओके, तो देखिए यहां से यहां वाला, इस केस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, मीन्स यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, यहां पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सरफेस पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद में अगर सरफेस से बाहर जाओगे तो ये वाला केस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा डिस्टेंस बढ़ने पर कम होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से यहां तक जो केस था इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो डिस्टेंस थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और यहां से वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है किसके लिए? इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए। क्लियर है? तो इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे का पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन हो जाती है और यहीं पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके लिए? एक इनफाइनाइट एरिया की या सरफेस एरिया की एक चार्ज्ड सीट है, उसके लिए किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज्ड सीट है, ये फुली चार्ज्ड है। बिल्कुल आप इस बोर्ड की तरह मान सकते हैं इसको। ये बोर्ड एक सेट के जैसे कंसिडर कर सकते हैं, पूरी चार्ज्ड है, इस साइड भी और इसके पीछे वाले साइड भी। क्लियर है? तो इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहीं पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? तो फिर से वही हमारा, पहले हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। तो एक हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, ये गॉसियन सरफेस कंसिडर हमने किया। किसके फॉर्म में कंसिडर किया है? एक सिलेंडर के फॉर्म में। ये बिल्कुल ऐसा है, ये सिलेंडर जैसे कंसिडर कर लो और ये सीट है, तो ये गॉसियन सरफेस इसके अंदर से सा गया हुआ है। क्लियर है? मीन्स ये सिलेंडर और आपकी जो सरफेस है इसका सीट का, ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। और इसकी एक्सिस पर क्या प्रेजेंट है? एक पॉइंट P प्रेजेंट है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? अब इस चार्ज सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है? तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है लाइंस, वो हमें पता है सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये जो चार्ज सीट है तो इसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जाएगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी रहती है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती है। तो इस टाइप से जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, ये आगे की ओर। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया सिलेंडर के फॉर्म में। अब सेकेंड पॉइंट हम क्या निकालेंगे? इसका फ्लक्स निकालेंगे कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस गॉसियन सरफेस से। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए कितने फ्लक्स बनेंगे? E डॉट ds cos थीटा। कुछ फील्ड लाइंस ऐसी पास हो रही है, तो एरिया देखो यहाँ पर एक एरिया है, ये भी एरिया है। ठीक है? तो ये दो प्लेन एरिया है और ये कर्व भी क्या है? एरिया है। जैसे ये कि आपका क्या है? ये सिलेंडर है। ठीक है? तो
ये एक प्लेन सरफेस, इधर भी कंसिडर कर लो प्लेन सरफेस है और ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो दो सरफेस है इस गॉसियन सरफेस के, तो इसलिए फ्लक्स भी दो हो जाएंगे। पहला किसके लिए? कर्व सरफेस के लिए, प्लस दूसरा फ्लक्स जो रहेगा वो किसके रहेगा? E डॉट डी एस कॉस थीटा फॉर प्लेन सरफेस। तो दोनों में वैल्यू हम पुट करते हैं, फाई इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला जो कर्व सरफेस है वो देखिए एक है और प्लेन सरफेस जो है इधर भी है और उधर भी है, तो प्लेन सरफेस कितने हैं? 2 हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। ये 2 प्लेन सरफेस और एक जो है पूरा कर्व सरफेस। तो फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं कर्व सरफेस के लिए, E डॉट डी एस कॉस थीटा। कर्व सरफेस के लिए थीटा कितना बन रहा है? देखिए ये फील्ड लाइन जा रही है, ये फील्ड लाइन जा रही है और कर्व सरफेस का ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और कर्व सरफेस का अगर एरिया वेक्टर निकालें तो इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो 90, इसलिए थीटा 90 प्लस 2 प्लेन सरफेस के लिए लेते हैं E डॉट डी एस कॉस, इसके लिए देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर ये प्लेन सरफेस इसका परपेंडिकुलर ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0, तो यहाँ कॉस 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कॉस 90 0 प्लस 2 इंटू ई को बाहर कर लीजिए, तो सरफेस इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा? डी एस, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो 0 हो गया है, 2E और सरफेस इंटीग्रेशन इसका आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया, तो कितना एरिया बनेगा? एक ये सर्कल है ये पूरा, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सरफेस है, पूरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए से डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी आती है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये जो गॉसियन सरफेस ये यहाँ से गया हुआ है, ये यहाँ से, इसके अंदर अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे गॉसियन सरफेस है ये इसमें से सेट में से पास हुआ है, तो इतने वाले पार्ट में से कितना चार्ज है? तो कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। एरिया क्या है? इतना एरिया जिसमें से ये सिलेंडर पास हुआ है, तो एरिया की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। अब हम गॉस थ्योरम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फाई इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2E इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू कितना है? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस पॉइंट पर, और देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पर आर नहीं है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात है कि चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ पे चार्ज शीट रखी तो आप इन्फिनिटी तक चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ यहाँ पर जितना है उतना उतना इन्फिनिटी पर भी होगा। क्लियर है? डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता, किसके लिए? चार्ज शीट के लिए। क्लियर है? आप एक चार्ज शीट यहाँ लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे निकालो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हर जगह कितना आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आपके पास, इसको मैं क्लियर कर देता हूं,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस इधर भी गई है, इसलिए इधर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सीट के इधर भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर भी होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस इधर भी जाएगी और इधर भी जाती है। क्लियर है? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट केस लेते हैं, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके पास दो चार्ज सीट हैं, दोनों केस ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा, सेम चार्ज डेंसिटी है। अब पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। क्लियर है? 3 पॉइंट दिए रहते हैं डायग्राम में और पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालिए। तो हमें इस पॉइंट पर इसके और इसके, इस फर्स्ट सीट और सेकंड सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 इक्वल्स टू, देखिए कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, कहीं पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। अब इसके लिए निकालें तो इसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उतना ही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसके कारण जितना होगा इसके कारण भी उतना को उतना ही होगा, E1 और E2। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखें Q0, तो ये वाला जो है सीट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि प्लस ये भी, तो इधर डायरेक्शन होगी E1 की, और ये भी इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो E2 की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी, इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पर रिजल्टेंट जो रहेगा वो कितना रहेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में? ऐसे कैसे इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, E1 की वैल्यू कितनी होगी, वही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, इसके कारण इतनी ही रहेगी। E2 के कारण कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट डायरेक्शन देखिए तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिए, ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल, क्योंकि इस पे भी प्लस इस पे भी प्लस, तो इधर धक्का लगेगा। ये भी इसको क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसके कारण भी E2 की डायरेक्शन इधर ही रहेगी। तो यहाँ पर भी दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। तो रिजल्टेंट हमारी फिर से जो यहाँ पे आई थी वो वही की वही यहाँ पर भी आ जाएगी, कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट डायरेक्शन यहाँ पर इधर रहेगी रिजल्टेंट की और यहाँ पर इधर रहेगी, इसलिए इसको आप नेगेटिव ले सकते हैं और इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। क्लियर है? अब बीच में बात करें तो यहाँ पर इसके कारण, पहली वाले के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी वाले के कारण कितना होगा, E2 इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वही का वही चलेगा, हर जगह वही चलेगा, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम दोनों की डायरेक्शन निकालते हैं, E1 और E2 की, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं। ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर धक्का मारेगा, रिपेल मीन धक्का मारना। ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर धक्का मारेगा, इधर E1 और इधर E2। तो E1 इधर है, E2 इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों इक्वल भी हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो आगे बात समझ में, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट सेंटर में कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब ऐसा कैसा, एक अगर प्लस चार्ज से चार्ज प्लेट ले ली और एक माइनस से, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने दोनों पॉजिटिव लिया था, अब एक हम पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं। तो ये एक हमने प्लेट ले ली,
एक यहाँ पे प्लेट ले ली, ये पॉजिटिव वाली चार्ज है और ये नेगेटिव वाली चार्ज है। इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे भी ओके। इस पॉइंट पे निकालना है, इस पर निकालना है और इस पर भी निकालना है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E1 के कारण, इसके कारण, पहली वाले के कारण, तो वही हमारा फॉर्मूला कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसके कारण देखो E2 कितना बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस पे डायरेक्शन निकाले तो एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्या करेगी, रिपेल करेगी, E1 की डायरेक्शन इधर रहेगी, और नेगेटिवली चार्ज इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो E2 इधर रहेगी। अगर नेट निकालें तो E1 इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इक्वल और अपोजिट है। ऐसे कैसे, यहाँ पर आप जब निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, E1 की वैल्यू वही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट डायरेक्शन टेस्ट चार्ज रखो, ये प्लस इसको क्या करेगा, इधर रिपेल, ये माइनस इसको अट्रैक्ट, तो E1 इधर जाएगा, E2 इधर, तो नेट अगर निकालें इक्वल और अपोजिट होने के कारण नेट कितना हो जाएगा, 0। ऐसे कैसे यहाँ पर भी E1 और E2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वही E1 और E2 तो कभी चेंज ही नहीं होना है, ठीक है। अब डायरेक्शन E1 और E2 की निकाले तो यहाँ पर Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा, ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, E1 इधर रहेगी, माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो फिर से E2 की भी इधर रहेगी, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए E1 प्लस E2, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को प्लस करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। क्लियर है। तो इसके साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।